नमस्कार नमस्कार। आ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़िए। 5 मिनट से 7 मिनट तक का टाइम दूंगा मैं आपको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, लाइव हो सकें। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करना है, और आज काफी महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतनी सारी बातें हैं अपने पास। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा हो। क्या करें, मुद्दे ही इतने हैं, भ्रष्टाचार इतना व्यापक है और इतने बड़े स्तर पे है कि उसको कितना भी छोटा करने का मैं कोशिश करता हूँ, छोटा हो ही नहीं पाता दोस्तों। आइए, गुड्डू जी आ गए हैं। सचिन कुमार पटेल जी को नमस्कार। अभिषेक प्रताप सिंह जी को नमस्कार। कृष्ण कुमार, जय हो। राणा रणधीर सिंह जी को नमस्कार। आ जाइए, जुड़ जाइए। आज मैं अपने चैम्बर से लाइव हूँ आप लोगों के बीच। वैसे मैं घर से आता था। साउंड कम रखिएगा। मैं सामने आवाज जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। 2 मिनट होने को है। 2 मिनट हो गए हैं, और जुड़ जाएं। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे बात फैलेगी। भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगा। और यही डर और दहशत का माहौल पैदा करना है हमें उन लोगों के बीच जो भ्रष्टाचारी हैं, और अच्छे लोगों के बीच जो ईमानदार हैं, सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं। उनके बीच हमें विश्वास का माहौल पैदा करना है। एक विश्वास का माहौल। जो डर है उनके बीच, आवाज उठाने से डरते हैं। उन्हें ये लगता है उन्हें ये लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया जाएगा, मेरे खिलाफ बदला लिया जाएगा। उन लोगों में विश्वास पैदा करना है और भ्रष्टाचारियों में डर। हमारा मकसद सिर्फ यही है। आ जाएं, जुड़ जाएं। 2.5 मिनट होने को है दोस्तों। जल्दी से जल्दी जुड़े, जल्दी से जल्दी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा हमने ये शुरुआत तो सिर्फ शिवहर में भ्रष्टाचारियों का कत्ल करने के लिए किया था, शिवहर में भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये अभियान सर्वव्यापी हो जाएगा। अब तो ये पूरे बिहार में है। अब मेरे पास बेतिया से फोन आता है, मेरे पास औरंगाबाद से फोन आता है, मेरे पास कटिहार से फोन आता है, मेरे पास सहरसा से फोन आता है कि भाई साहब हमारे यहाँ ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ये वीडियो है, आप देखिए और इसके बारे में भी कुछ कार्रवाई करें, इस मुद्दे को भी उठाएं। तो ये जो विश्वास लोगों के बीच जगह है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। यही हमारा मकसद था कि आपके देखिए, हमारा लाइव आना या हमारा आंदोलन या हमारा भ्रष्टाचार विरोधी जो ये मंच है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे आपको इस योग्य बनाना है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। अगर आप मेरे ऊपर निर्भर रहें तो मेरा मकसद आप समझिए कामयाब नहीं हुआ। मैं अपने मकसद मेरा मकसद यही है कि आपको, आपके अंदर विश्वास जगाना, आपको आत्मनिर्भर बनाना। तो दोस्तों, अभी भी संख्या हाँ बहुत अच्छी जा रही है। आप जुड़े, और भी जुड़े, और लोगों को शेयर करें, दोस्तों को बताएं। जितना ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को। आज मैं हमेशा की तरह आपको बताता रहूं कि आरटीआई, इन सब चीजों के बारे में मैं बताता हूं। और मेरा इस लाइव आने से, मेरा इस आंदोलन से बहुत सारा काम भी हुआ है। तो लोगों का ग्राउंड स्तर पे काम दिख रहा है। तो इन काम दिखने के बाद अब लोगों में भरोसा जगा है। तो वो लोग जो अनभिज्ञ हैं, अभी भी मेरे इस आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं, या जानते हुए भी सक्षम नहीं है कि मेरे से लाइव में जुड़ सके, आप उनको सहयोग प्रदान करें, ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं, उनका ज्ञान वर्धन कर सकूं, उनको आत्मनिर्भर बना सकूं, उनमें भ्रष्टाचार से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकूं। तो इसमें आपका भी कुछ ना कुछ रोल होगा दोस्तों। आप और जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अभी भी कुछ समय बच रहा है।
मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आज पहली बार मैं अपने चैम्बर से लाइव हूं। मेरा चैम्बर 30 हजारी कोड में है। दिल्ली से लाइव हूं मैं 30 हजारी कोड से। बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके, इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है आप लोगों का। कमेंट में भी कुछ कहते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हमारे साथ हैं। आप अगर कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि आप मुझसे संवाद कर रहे हैं, मैं आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। तो कमेंट में भी कुछ लिखते चलें जो मुझे एहसास हो कि आप मेरे आसपास ही हैं, मेरे अगल बगल में भी हैं और उतना ही जागरूक हैं अधिकार के प्रति जितना मैं, और जो मेरा मकसद भी है। जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। 1-2 मिनट और टाइम लें और उसके बाद शुरू करते हैं। जी, हो सकता है कुछ लोगों को इंटरनेट की भी समस्या है। हम इस पे भी काम करेंगे। मुझे पता है इंटरनेट की वजह से भी कुछ लोगों को परेशानी होती है मुझसे जुड़ने में। तो इंटरनेट की समस्या है, स्लो चलने की शिकायत आ रही है कि बहुत स्लो चलता है। इस स्लो होने की वजह से भी आप लोगों को जुड़ने में थोड़ी परेशानी होती है। बट ठीक है, परेशानी तो, जब भी आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो परेशानी तो होगी, परेशानी का सामना होगा और हम उस परेशानी को पार करके अपने मिशन पे पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बागमती मैया को प्रणाम करना चाहता हूं। उनसे आशीर्वाद लिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता। मैं उस धरती पे पैदा हुआ हूं, उन्हीं के जलों से सींचा हूं। उनको प्रणाम करके मैं आगे बढ़ता हूं। डेकली वाले बाबा, बाबा भुवनेश्वर नाथ को प्रणाम करता हूं। अपने सारे श्रेष्ठ जन अग्रजों को प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि जो मैं मुकाम में आगे बढ़ा हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मुकाम में कामयाब हूं। माताओं एवं बहनों को भी प्रणाम, उनके भी आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। दोस्तों को नमस्कार और मेरे युवा क्रांतिकारियों को मेरा सलूट, अभिवादन, जिनके बदौलत यही तो मेरे सेना है। यही युवा क्रांतिकारी तो मेरे सेना है, यही तो मेरे बाजू हैं। इन्हीं के बदौलत मैं आगे बढ़ता हूं। इन्होंने मेरे अंदर जो हिम्मत बढ़ा है, जो हौसला अफजाई किया है, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ने का हौसला रखता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो युवा क्रांतिकारियों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम अलैकुम और मेरा सलूट। दोस्तों, एक टीस सी उठती है। दोस्तों, मुझे एक चीज बताएं, आपके सामने आपकी मातृभूमि का बलात्कार हो, आपके सामने आप मातृभूमि को ये भ्रष्टाचारी दोनों हाथों से लूट रहे हों, खसोट रहे हों, और फिर भी आप चुप बैठे हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपकी माता, आपकी मातृभूमि, आपकी बहन को कोई परेशान करता है तो दिल में एक टीस सी उठती है, एक चुभन सी होती है। मैं मानता हूं कि जितने भी युवा क्रांतिकारी लोग हैं, जो युवा हैं, जिनमें चेतना है, उनमें शिवहर मातृभूमि का जो लूट और खसोट हो रहा है उसको देख के एक टीस, चुभन जरूर उठती हो। और मुझे लगता है अगर 1-8% है जिसमें ये टीस या चुभन नहीं उठती, तो मुझे लगता है उन्हें अपना इलाज कराने की जरूरत है और उन्हें अपना चेतना और संवेदना को ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों, मेरे साथ भी यही होता है। जब मैं ये सुनता हूं कि शिवहर मातृभूमि को ये दरिंदे, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये कर्मी, ये भ्रष्टाचारी, जो शिवहर धरती है, जिसको दो जो मेरी द्रौपदी की तरह, जिसको दुर्योधन जैसा भ्रष्टाचारी लूटने की कोशिश कर रहा है, उसके आबरू को लूटने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे भीम बनकर जंघा पे हाथ मारना ही पड़ता है। मैं मजबूर हो जाता हूं अपनी जंघा पीटने को, मजबूर हो जाता हूं उस भ्रष्टाचारी दुर्योधन को
चुनौती देने को। और आज यही हो रहा है जो सबके सामने। हमारी मातृभूमि शिवहर की धरती को ये दुराचारी, ये भ्रष्टाचारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं, उसकी आबरू को उछाल रहे हैं, उसकी आबरू को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं है, कर्मी ही नहीं है, ये विधायक और सांसद भी दोनों हाथों से हमारी मातृभूमि की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी जान दे देंगे, अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। तो दोस्तों, आपसे बहुत उम्मीद है। आपने जो मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और मेरा यह आंदोलन आप लोगों के सहयोग से सदैव चलता रहेगा, अग्रजों के आशीर्वाद से चलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं कुछ चर्चा बिहार सरकार की परियोजनाओं की करूंगा। बिहार सरकार की परियोजना जो लालू यादव के समय में शुरू किया गया था, लालू जी के समय में शुरू किया गया था, और उस पर क्या काम हुआ, उसकी सफलता और असफलता क्या है, वो किस हद तक सफल रही, कितनी असफलता प्राप्त हुई, कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसमें प्रशासनिक अधिकारी और कर्मियों का क्या रोल रहा, उसकी क्या भूमिका रही, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। मैं शुरू करता हूं। जो हमारी पहली योजना है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बिहार सरकार की ये योजना है, लालू जी ने शुरू किया था अप्रैल 1999 में। एक बार फिर सुन लीजिए, इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें क्या था, इस योजना को जब शुरू किया गया तो इसमें हुआ कि गांव में जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको पैसा मुहैया कराया जाएगा, उनको रुपए दिए जाएंगे ताकि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बन सके। तो देखिए, आज 25 साल बाद, 21 साल बाद उसी आत्मनिर्भरता की तरफ जब ये बीमारी फैली है, महामारी फैली है, उसी आत्मनिर्भरता निर्भरता की बात हो रही है। तो ये 21 साल पहले भी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे और आज भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर कोई काम नहीं हुआ, तभी तो आज भी आत्मनिर्भर नहीं हुए। वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट, वीडियो का कोई रोल नहीं रहा, ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे कोई काम नहीं हुआ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, तभी तो आज हम इस जगह पहुंचे हुए हैं। अभी भी इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें खासकर जो लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, वो बीडीओ लिप्त हैं और आपके डीडीसी लिप्त हैं और डीएम लिप्त हैं। इन्हीं की वजह से ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना फलीभूत नहीं हुई, ये योजना सफल नहीं हुई। इस पर हम विस्तार से चर्चा अगले में करेंगे। हम आपको सिर्फ संक्षिप्त में ये बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार आप लोगों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं रखी हुई है और कौन कौन सी योजनाओं पे काम कर रही है, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पहली योजना। अब आइए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत भी अप्रैल 1999 में की गई। इस योजना के तहत ग्राम में वो अधिसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराना था जिससे कि वहां की जनता या गांव के जो नागरिक हैं वो स्वावलंबी बन सके, वो स्वावलंबी बन सके। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी नमस्कार, आपकी कुछ बातों का जवाब हम बाद में दे पाएंगे क्योंकि हम अभी बिहार की कुछ बातों पे बात कर रहे हैं। आप ठीक है, सेना में हैं, आर्मी में, आपको मैं मेरा सलूट। संजीव जी आपको मेरा सलूट। मैं आर्मी की बहुत कदर करता हूं, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आपसे बात करूंगा। अब ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जिसमें गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए अधिसंरचना को प्रोवाइड कराना था, लेकिन वो अधिसंरचना जिसको हम इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो मूलभूत सुविधाएं जिस पर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने रोजगार को चला सकता है, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। तो बिजली तो कुछ हद तक पहुंची है, अभी भी उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम बात करेंगे। सड़क अभी भी नहीं है बहुत सारी गांवों में। मैं अभी एक उदाहरण भी दूंगा, उसमें बताऊंगा कि सड़क कहाँ नहीं है। एक गांव है बेलवा पंचायत में, इंदरमा, इनरवा गांव बोलते हैं, इनरवा। उस गांव में एक सड़क है जो आपको
मुख्य सड़क से बांध तक जाती है, उस सड़क की इतनी बदतर स्थिति है कि उस पर आपको पैदल चलना भी मुश्किल है। तो ये पंचायत स्तर पे मुखिया और उनके वार्ड मेंबरों द्वारा जो घपला किया जा रहा है, जो घोटाला किया जा रहा है, कागजों पे तो सड़क बना के दिखा दिया जाता है। वार्ड नंबर 4 की कहानी बता रहा हूँ। जो इनरवा गांव है बेलवा पंचायत में, सड़क नहीं है। वैसे ही एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, विधायक जी का गांव है महुआवा। महुआवा में तो ऐसा लगता है विधायक जी ने अपने घर के सामने जो सड़क है उस पर स्विमिंग पूल बना दिया है। अब मुझे उसके टिकट का पता नहीं है, कितने रुपए का टिकट है उस स्विमिंग पूल में तैरने के लिए और नाव चलाने के लिए, वो आप लोग बताएंगे पता करके। तो ये हालत है कि सड़कों पे ही स्विमिंग पूल बनवाया जा रहा है, विधायक जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बात करेंगे तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो योजना तैयार की गई थी 1999 में, उसका मूल मकसद था गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, जो कि नहीं हुआ। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? आपका बीडीओ, आपका डीडीसी, आपका डीएम। आपका डीएम, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से ये जो योजनाएं हैं ये फलीभूत नहीं हुई, इन योजनाओं को सफलता नहीं मिली। इसमें मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार 75% योगदान देती है और राज्य सरकार का 25% योगदान होता है। और केंद्र सरकार सारे फंड ट्रांसफर करती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार सारे फंड ट्रांसफर करती है डीएम को। तो वो फंड कहां जाता है फिर? पैसे तो पूरे आ गए, जो पैसे जाता कहां है, ये सवाल आपको अपने डीएम से पूछना है। आइए तीसरी योजना की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में है, इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना भी पड़ गया है। इस योजना में आपको 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाती है, जिसको देने में रिश्वत लगभग 20,000 रुपया लिया जाता है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, ये आपको पता ही है इंदिरा आवास योजना में किस हद तक भ्रष्टाचार है। इसके लिए हम लोग जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट बंद है, इसलिए हम कोई रास्ता नहीं, कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम चैन से बैठ गए हैं, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, एक एक बात की इंफॉर्मेशन है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, और उस टीम का योगदान है कि जो मैं आपके सामने लाइव आकर आपको सारी बातें आपके सामने परोसता हूं। तो आप देखिए, ये इंदिरा आवास योजना भी लगभग लगभग फ्लॉप है, इंदिरा आवास योजना। अब आइए, एक ग्राम में सारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम है डीआरडीए। डीआरडीए बनाया गया इसलिए, जैसे दिल्ली में विकास के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, वैसे ही गांव में विकास के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बनाई गई है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिसका मुख्य अधिकारी होता है डीडीसी। उसका काम होता है सारी योजनाओं को सफल कराना, फलीभूत कराना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं डीडीसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, डीआरडीए भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसमें भी सारी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए 75% राशि केंद्र सरकार देती है और 25% राशि राज्य सरकार देती है। आप देखिए, केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है, केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से 15 सालों से सारा पैसा दे रही है आपको, लेकिन वो पैसा डीएम के पास आके कहां गायब हो जाता है, ये चीज हमें डीएम साहब से पूछना है, ये चीज हमें डीडीसी से पूछना है, ये चीज हमें बीडीओ से पूछना है जी। अब आइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एमएलए को, आप जानते हो कि एमएलए फंड आता है, वो तो आता ही है, जो सरकार राज्य सरकार से उसे मिलता है। उसके अलावा एक स्पेशल फंड आता है, जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए हर साल एमएलए को दिया जाता है। और इसी तरह एक एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 2 करोड़ रुपया हर साल एमपी के फंड में आता है। अब सुनिए, बहुत खास बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 50 लाख रुपया प्रति साल विधायक को मिलता है। अपने हिसाब से क्षेत्र में कोई समस्या है तो उस समस्या को खत्म करने के लिए कोई नया प्रोग्राम है, कोई योजना है, उसको तैयार कराना है, उसको बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन है, रोड है, या कोई स्कूल है, या कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको बनाना है। अब बताइए, 50 लाख रुपया प्रति साल मिलता है, ये मिला के आज 10 सालों में 5 करोड़ रुपया जो विधायक फंड है, उसके अलावा ये एक अलग फंड है जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये 50 लाख रुपया विधायक को अलग से मिलता है। अब पिछले 10 सालों में 5 करोड़ रुपया विधायक को मिला। तो इस अलग फंड की बात कर रहा हूं। और क्या प्रोग्राम किया उन्होंने? एक स्विमिंग पूल बना दिया 5 करोड़ रुपया में महुआवा के सामने।
महुआ गांव में अपने घर के सामने एक स्विमिंग पूल बनाया 5 करोड़ रुपया। भाई साहब ये 5 करोड़ रुपए का हिसाब भी मैं लूंगा आपको, और विधायक जी के ईंट बिचवा के ये पैसे 5 करोड़ रुपए निकलवाऊंगा, चिमनी बिचवा बिकवा दूंगा, लेकिन मैं सारे पैसे निकाल लूंगा, ये 5 करोड़ रुपया भूलिए मत। अब आइए एमपी साहब के बारे में बताता हूँ। एमपी साहब 2 करोड़ रुपया अलग से हैं। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। रसीदपुर पुल है, रसीदपुर पुल का नाम सुना होगा आपने। शिवहर 0 माइल से जब हम सीतामढ़ी की ओर जाते हैं, वैसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज NH 104 आप सीतामढ़ी जाती है, 30-32 किलोमीटर लंबाई है इसकी। आज तक ये NH 104 पिछले 4-5 सालों में नहीं बना। वजह मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये कौन सी पहेली है, मैं सुलझा ही नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सा पजल है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से NH 104 नहीं बन पा रहा है। उससे भी बड़ी बात बताऊं, 0 माइल से शिवहर के लोगों को ही आने जाने के लिए, जो लोकल वहां के वासी हैं, उनको आने जाने के लिए एक छोटा सा पुल है, रसीदपुर पुल। जो रसीदपुर पुल के उस पार जो लोग बाग रहते हैं, जो आपके रुनीसैदपुर तक आने जाने के लिए, तो उनको आप देखिए, एक छोटा सा पुल है रसीदपुर, जो लोहे का पुल है, और कई सालों से ऐसे स्थिति में है, उस पर कभी भी एक भयानक एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारी मौतें हो सकती हैं। लेकिन हमारे ना एमपी साहब को इसकी सुध नहीं। अरे एमपी साहब, आपको 2 करोड़ रुपया हर साल सरकार, केंद्र सरकार से मिलता है अलग से। आपको इस ये अलग से अतिरिक्त फंड है। इस फंड का इस्तेमाल आप करके इस रूनी सैदपुर लोहा पुल का निर्माण कर सकते थे, लेकिन वही आपके अंदर इंटेंशन नहीं है, आपके इरादे नेक नहीं है, आप काम करना नहीं चाहती हैं। आपको 11 साल हो गया एमपी साहिबा, संसद में महोदया, आपने काम क्या किया है शिवहर की जनता के लिए, शिवहर जिला के लिए आपने क्या काम करके दिया है? आपने शिवहर में कौन सी नई चीज ला के दी है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक पुल है बागमती के ऊपर बन रहा है डैम, वो पता नहीं कई साल कई ठेकेदार आए आके भाग गए। अब लास्ट टाइम ये सुनने को आ रहा है कि जी अब 21 जून 2021 तक आपका ये काम बेलवा डैम का होके तैयार हो जाएगा। अरे कानपुर से भी लोग जुड़े हैं आपके लाइव में। जी जी, कानपुर से जुड़े लोगों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार प्रणाम। कानपुर की समस्या को भी हम देखेंगे। अब बढ़ रहे हैं, हम तो बिहार से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कानपुर से आप जुड़े हैं और अगर कोई समस्या है तो हम इस पर भी देखेंगे। संजीव सिंह जी कह रहे हैं जमीन की रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में क्या विचार है? बहुत ज्यादा संजीव जी, वहाँ रिश्वतखोरी है, घोटाला है, हमारी निगाह वहां पे भी है। हमें जिस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया, मैं रजिस्ट्रार को भी जेल के अंदर भेज दूंगा। हमें सिर्फ ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप चाहिए संजीव जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस दिन हमारा पास प्रूफ आया, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला। अभी कई लोगों के खिलाफ हमारा मुकदमा है। संजीव जी आप बने रहे लाइव में, मैं आपको उनके बारे में एक एक करके नाम बताऊंगा। आप मुझे किसी के थ्रू उसका ऑडियो और वीडियो क्लिप भिजवाइए, एक्शन लेना मेरा काम है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना मेरा काम है। जी, अतिकुर रहमान जी को अस्सलाम वालेकुम, और बताइए गुड्डू जी, जय माता दी। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एमपी और एमएलए साहिबा के बारे में बता रहे थे, सॉरी एमएलए साहब जो हमारे विधायक हैं, सफरुद्दीन सरफुद्दीन जो भी हैं, इनका नाम भी मुझे समझ में नहीं आता। इनका जब काम ही नहीं समझ में आता है तो नाम क्या समझ में आएगा? नाम भी तो उसी आदमी का नाम लिया जाता है जिसका कुछ काम हो। तो इनका काम तो कुछ है नहीं, जमीन कब्जाना, जमीन बेचना, जमीन की दलाली करना, दो मजहबों के बीच में दरार पैदा करना, यही इस विधायक का काम है। इसलिए इस विधायक के खिलाफ भी बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे लाइव में आप लोग लगातार जुड़े रहिए, मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। अब आइए एक और स्कीम की बात करता हूं। देखिए, इंदिरा आवास योजना सिर्फ बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए है। शहरों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख रुपया नगर पंचायत में दिया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सिर्फ 1,20,000 रुपया दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता है, उसमें लगभग 20,000 रुपए का दलाली चल रहा है, जबकि नगर पंचायत में 50,000 से 1 लाख रुपए का दलाली चल रहा है, और इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। दोस्तों, मैं सिर्फ उन चीजों के तरफ अपना उंगली उठाता हूं, इशारा करता हूं, अपनी बात को रखना चाहता हूं जहां भ्रष्टाचार है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, कोई भी हो, हमारा पार्टी दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी उम्मीदवार को नहीं जानता, मैं किसी दल को नहीं जानता। मेरा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई भ्रष्टाचार से है, और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरा जंग है जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं। मैं आपको आज कई उदाहरण दूंगा, और ये मेरा जंग तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे अंदर जान है।
और ये जान आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा बढ़ता रहता है। हर बार मेरा हौसला दुगुना हो जाता है दोस्तों, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से। पंकज कुमार जी को सलूट, दिवाकर पांडे जी को नमस्कार। आइए अब हम चलते हैं, एक बताएं, बीपीएल स्कीम के ऊपर भी एक स्कीम है जो एपीएल के लिए है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, उनके लिए एक स्कीम है कि वो भी अपने घर बनाने के लिए, जिनके पास छत का घर नहीं है गांव में, वो अपने छत का घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। उनको लोन मिल सकता है, जिस स्कीम का नाम है क्रेडिट कम सब्सिडियरी स्कीम फॉर रूरल हाउसिंग। दोस्तों ध्यान से सुने, जिनके पास फूस का घर है, जिनके पास पक्का छत नहीं है, जो बीपीएल में नहीं आते हैं, उनको भी हाउसिंग लोन की व्यवस्था है। वो हाउसिंग लोन लेने के लिए डायरेक्ट बैंक में जा सकते हैं। हाँ, एक बात और मुझे सुनने में आई है कि बैंक में भी दलाल बैठे हैं, बैंक में भी दलाली का काम होता है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहे, किसी भी तरह के दलाल पे मेरा सीधा वार होता है। मैं किसी भी तरह के दलाल को, इंटरमीडियरी को बीच में नहीं रहने दूंगा, उसको हटा दूंगा। मेरे को सिर्फ सबूत चाहिए, और सबूत आप देंगे। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है सबूत कैसे लेना है। ऑडियो क्लिप तैयार करें, वीडियो क्लिप तैयार करें, और आजकल कई स्पाई टूल्स भी हैं, कैमरे आते हैं, उनको लगा के जाएं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें और सबूत आप मुझे भेजें। इस तरीके से हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास कुछ गलत होता है तो आप आवेदन भी लिख सकते हैं। वो आवेदन कंसर्न जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऑफिस में जाके दीजिए, और उसकी एक रिसीविंग अपने पास रखिए, और वो रिसीविंग हमें दीजिए। एक चीज और बताना चाहता हूं, आज एक नई घोषणा कर रहा हूं। मैं एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। आपकी जो शिकायत है, उस फॉर्मेट के अंदर आपकी शिकायत आ जाएगी। उस पर 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा के मैं एक जगह बता दूंगा जहां आप ये जमा करा दें। और आप अगर डरते हैं खुद कार्रवाई करने से, तो कार्रवाई आपके बदले हम करेंगे, लेकिन उस फॉर्मेट के भरने के आधार पे, आप जो फॉर्मेट हम ग्रुप में भी और हर जगह, उस फॉर्मेट को मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो हाँ, 1-2 दिनों में वो फॉर्मेट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें 10 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद के आप जो है वो उसको हमें जमा करा दीजिएगा। शिवहर में ही मैं एक जगह बता दूंगा जहां आप ये जमा करा देंगे। उसके आधार पे हम एक आवेदन तैयार करेंगे और उसकी कॉपी साथ में संलग्न करेंगे। और नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप कहें कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए, तो हम आपका नाम गुप्त रखने को तैयार है, तो हम आपकी कॉपी संलग्न नहीं करेंगे। लेकिन हमें भी तो एक आधार चाहिए। जब हमें आप लिखित में शिकायत देंगे, जो कि एक फॉर्मेट के रूप में आपके सामने होगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, फेसबुक पे डाल दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके या हाथों से लिख के 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा के एफिडेविट के फॉर्म में आप मुझे दे देंगे। उसके आधार पे हम आपकी तरफ से खुद कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, डीएम साहब ने खुद कहा, आप आवेदन दो, आवेदन भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो या भ्रष्टाचारी हो, हम कार्रवाई करेंगे। खैर, डीएम साहब के बारे में भी आज बहुत कुछ बताना है मुझे, मैं आगे आपसे बात करूंगा। दोस्तों आइए, मैं आपसे कुछ बात और करता हूं। आज कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, भ्रष्टाचार किस किस रूप में मेरे सामने आ रहा है। जरा उसकी बात आप सुने एक एक करके। मैं आपको बताऊं, श्यामपुर भटहा में श्यामपुर भटहा थाने में एक केस आया है मेरे पास। मैंने उस मुकदमा को दर्ज कराया, उसमें एसपी साहब का भी बहुत योगदान रहा है। एक आदमी को 2 तारीख को शाम में, शिवशंकर शाह उसका नाम है, पिता का नाम, और शिवशंकर शाह को बहुत मारा गया। 2 तारीख को शाम की घटना है। और उसको उसके जब वो थाने में गया एफआईआर कराने, तो एफआईआर नहीं हुई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर मैंने बात करके उसकी एफआईआर दर्ज कराई श्यामपुर भटहा थाने में। 88/20 है एफआईआर नंबर, जो कि 5 तारीख को दर्ज हुआ। उसमें 11 धाराएं लगाई गई हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। जब एक गरीब आदमी जब जाता है थाने में, प्रशासन के पास, तो उसकी सुनी नहीं जाती। इस तरह की जो प्रवृत्ति है प्रशासन की, और इस तरह की जो प्रवृत्ति है किसी भी कर्मी की या डीएम की या किसी भी ऑफिस में, अगर इस तरह की प्रवृत्ति है कि गरीब आदमी है तो उसका सुना नहीं जाएगा, इसका मैं सख्त विरोधी हूं। मेरे पास खबर आना चाहिए, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पे मंगल शाह इस लड़के का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। मैं एफआईआर नंबर बता सकता हूं, दिन में इतनी शिकायतें आती हैं, मैं कहां याद रखूं। 88/20 है, श्यामपुर भटहा थाने में दर्ज हुआ है, और ये दर्ज 5 तारीख को हुआ है। 5 तारीख को शाम को ये दर्ज हुआ है। यूसुफ अंसारी हैं आपके थाना प्रभारी, उन्होंने भी सहयोग किया। लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरे कहने पे आपने क्यों सहयोग किया? ये तो आपको बगैर मेरे कहे हुए, जो आपका एक दायित्व है,
बगैर मेरे कहे हुए आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, बगैर एसपी साहब के कहे हुए मुझे एसपी साहब को फोन ही क्यों करना पड़ा? यही यही व्यवस्था मैं लाना चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था मैं कराना चाहता हूं जिसमें मेरी जरूरत ना पड़े, जिसमें किसी वकील की जरूरत ना पड़े, जिसमें किसी पैरवी की जरूरत ना पड़े। आपका काम यूं ही हो जाए, क्योंकि वो उसका दायित्व है और आपका कर्तव्य है और आपका अधिकार है। तो आपके अधिकार है और उसका कर्तव्य है, तो इस अधिकार और कर्तव्य का पालन होना चाहिए। इसमें मेरा इंटरफेरेंस क्यों, इसमें मेरी दखलंदाजी क्यों, या इसमें किसी भी ऐसे प्रभावशाली आदमी का दखलंदाजी क्यों? दोस्तों, मैं इस तरह के और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। एक श्यामपुर पंचायत से एक घटना आ रही है, मुझे खबर, मोंटी तिवारी हैं आपके वार्ड नंबर 11 के वार्ड मेंबर, मोंटी तिवारी, इनका रिकॉर्डिंग आ रहा है मेरे पास। मोंटी तिवारी है वार्ड नंबर 11 के, श्यामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के वार्ड मेंबर मोंटी तिवारी, जिन्होंने 2000 रुपए का डिमांड किया है शौचालय बनाने के लिए। हाँ, जो भी है, उसकी भाभी हो चाहे जो भी हो, मोंटी तिवारी की भाभी है शायद, वार्ड मेंबर जो भी हो, बट मोंटी तिवारी ने 2000 रुपए का मांग किया है शौचालय के नाम पर। तो जैसा कि मैंने पहले लाइव में भी आपको बताया था, शौचालय के नाम पे 2000 से 3000 रुपया मांग किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं डीडीसी को, डीएम को, इनके खिलाफ, मोंटी तिवारी के खिलाफ आवेदन भिजवाने जा रहा हूं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं एसपी साहब को भी अपील करता हूं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए विभिन्न धाराओं में, आप और जरूर कार्रवाई हो। अब आइए एक चीज और आपको बता दूं मैं, जो, हाँ, नहीं, ये तो चर्चा मैं कर ही चुका हूं कि कुछ जगहों में क्या होता है कि प्रतिनिधि चुने गए हैं, कोई और प्रतिनिधि बाहर रहते हैं, और प्रतिनिधि बाहर हैं और उनके बदले में कोई और डिप्यूट हो रखा है और वो काम हो रखा है। मैंने पिछले लाइन में भी ये बात कहा था कि डीएम साहब इसका संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक मुझे कोई कार्रवाई की खबर नहीं है। खैर, डीएम साहब को मैं बात करूंगा इस पे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं डीएम साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चीजों में तो आप इतनी जल्दीबाजी दिखाते हैं कार्रवाई करने में, जो जिसमें आपके फायदे हैं उसमें तो आप बिल्कुल ही तत्पर रहते हैं कि कार्रवाई हो, और जिसमें आपको फायदा हो रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचारी तो आप भी हैं, आपके खिलाफ भी सबूत आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आपको भी जेल भिजवाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको अंदर करा के ही मानूंगा। मैं भी इतना इतना वो आदमी नहीं हूं कि आराम से बैठा रहूं। आपके बारे में बाद में बात करूंगा। आइए, अब मैं आपको एक घटना और बताता हूं पूर्णैया प्रखंड की। पूर्णैया प्रखंड में जय किशोर प्रसाद नाम का कृषि कोऑर्डिनेटर है। ये जय किशोर प्रसाद का कृषि कोऑर्डिनेटर, मुझे 2 जगहों से खबर आ रही है कि ये 50% पैसा मांग रहा है क्षतिपूर्ति योजना। क्षतिपूर्ति योजना की जहां भी बात हो रही है, किसान क्षतिपूर्ति योजना की, उसमें हर जगह से मुझे खबर आ रही है, 53 पंचायत, ऑलमोस्ट हर 53 पंचायत से, कि कृषि कोऑर्डिनेटर, कृषि सलाहकार 50% रुपए मांग रहा है। 50% कह रहा है सीधा आधा दे दो और आधे ले लो। एक फौजी भी हैं जो पूर्णैया प्रखंड से, अब तो जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई मुझे। मुझे कहा, भाई साहब ऐसी स्थिति है, जय किशोर प्रसाद जी कह रहे हैं कि 50% पैसा मुझे दे दो तब मैं आपको दूंगा। और पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि बेलवा पंचायत में कृषि सलाहकार है फसीरुद्दीन, उसके खिलाफ भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो 3000 रुपया मांग रहा है। उसके खिलाफ डीएम साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं उनके व्हाट्सएप पे भेज चुका हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं एसपी साहब के व्हाट्सएप पे भेज चुका हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं वीडियो के व्हाट्सएप पे भेज चुका हूं। अभी तक फसीरुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की तत्परता आप दिखाते हैं एक एक व्यक्ति के खिलाफ, एक निजी व्यक्ति के खिलाफ, वही तत्परता आप प्रशासनिक अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाते? वही तत्परता आप अपने खिलाफ क्यों नहीं दिखाते? आप भी बहुत सारे चीजों में आप इन्वॉल्व हैं। आप मेरे खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा कर सकते हैं, आपके खिलाफ काफी सबूत मैं इकट्ठा कर चुका हूं और कर रहा हूं, वो बात मैं आगे करूंगा। अब आइए, एक सीओ साहब हैं कौशल किशोर जी, पिपरारी प्रखंड में अंचलाधिकारी हैं। ये क्या करते हैं, म्यूटेशन के लिए रुपया मांगते हैं। म्यूटेशन, दाखिल खारिज का, म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज आपको अगर कराना है तो आप हमें रिश्वत दीजिए। इनकी खबर भी आई है हमारे पास, कुछ सबूत इकट्ठा हुए हैं, मैंने इनसे बात किया तो ये दलील देने लगे कि 2011 का केस है, 12 का केस है, टाइम लगेगा जी, हम कुछ प्रूफ मंगवा रहे हैं, कुछ मंगवा रहे हैं, अब जल्दी काम हो जाएगा। फिर वही बात, मेरे दखल अंदाजी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये काम तो आप खुद कर सकते थे। जब मैं फोन करता हूं तो काम जल्दी हो जाएगा, और जब मैं फोन नहीं करूं, मेरे इन्वॉल्वमेंट की क्या जरूरत है, मेरे हस्तक्षेप की क्या जरूरत है, मेरे इंटरफेरेंस की क्या जरूरत है? जो काम आपको खुद करना चाहिए, जो आपका दायित्व है,
जो आपका कर्तव्य है वो काम आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हर कोई, अब गलती इनकी भी नहीं है। जब आपका ऊपर से ही पदाधिकारी रिश्वतखोर हो, दलाल हो, जब आपके डीएम साहब ही दलाल हैं, जब आपके डीडी साहब ही दलाल हैं, डीडीसी साहब, जब आपके बीडीओ ही दलाल हैं, तो और लोग क्या करेंगे? जब ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो और लोग क्या करेंगे? नीचे वाला पदाधिकारी क्लियर कहता है कि हमें मैनेज करने के लिए ऊपर रुपया पहुंचाना पड़ता है और इसलिए हम भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप भ्रष्टाचार का जड़ कहां है? आप वो देखिए। जड़ तो सारा लक्ष्मण पटेल के इर्द गिर्द घूमता है, जड़ तो डीएम के इर्द गिर्द घूमता है और सबसे बड़ा दलाल जो है डीएम का वो लक्ष्मण पटेल है। इतना होने के बावजूद मैंने खुद आवेदन दिया, लक्ष्मण पटेल के खिलाफ मेरे एप्लीकेशन 3-4 आवेदन जा चुके हैं, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि डीएम के खास पिट्ठू है, डीएम के खास दलाल है। अगर वो निकल जाएंगे समाहरणालय से बाहर, कलेक्टोरेट से बाहर, तो उनके रिश्वतखोरी का पैसा कौन पहुंचाएगा? उनके दलाली का पैसा कौन वसूली करेगा? और उनके दलाली का पैसा डीएम साहब तक कैसे पहुंचेगा? तो ये जो बातें हैं, इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए मैं आपको दूसरे मुद्दे पे ले चलूं। एक जी, अभी मेरे पास खबर आई कि महुआ गांव में एक डीलर है। अब इस सुनिए, इस डीलर की नियुक्ति, सिराज नाम है उस डीलर का। वो उस डीलर की नियुक्ति कैसे हुई? उस डीलर की नियुक्ति विधायक ने कराया। सीताराम नाम का पहले डीलर था, उस डीलर को हटा के सिराज को डीलर बनाया गया। एक बार फिर मजहब, आप देखिए, एक मजहबी रंग देने की कोशिश। वैसे भी मठ की जमीन की खरीद बोक्त में ये बहुत आगे हैं, मजहब के बीच दरार पैदा करने में बहुत आगे हैं। आप मुझे वजह बताइए कि आपने सीताराम डीलर को क्यों हटाया? वजह कोई और नहीं, आपका वजह सिर्फ और सिर्फ मजहबी है, क्योंकि आपके यहाँ में वो खटकता था। आप चाहते थे कि हिंदू हिंदू डीलर कैसे होगा, कोई मुस्लिम डीलर बने। ये बिल्कुल गलत है। आप ये क्यों नहीं सोचते? इससे एक मजहबी दरार पैदा होता है। अगर मैं कहता हूं कोई अगर प्रतिनिधि हिंदू है, तो क्या कोई मुस्लिम डीलर को हटा के हिंदू डीलर की नियुक्ति करेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से क्या होता है, आपस में दरार, दो मजहबों के बीच में दरार पैदा होता है, जो कि कतई सही नहीं है। इसके सुधार की जरूरत है। और विधायक जी हमेशा हर चीज को मजहबी एंगल देते हैं। अगर मजहबी एंगल नहीं देते तो मठ की जमीन को, अभी भी इनका छोटा भाई गफरुद्दीन तो जमीन को कब्जा के रखा है, वो जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा है? मठ की जमीन आपने, शिवहर मठ की जमीन बेच दी आपने, फिर बिसाई मठ पे आपने निगाह बनाया हुआ है। 10 बीघा जमीन है, उसको भी कब्जाना चाहते हैं। आपका काम ही टोटल जाली है, सारा जाली है। आपके खिलाफ ही आज एक चिट्ठा है, मैं खोलूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। आइए, ताजपुर पंचायत के, मैं राशन डीलर, तो इनमें क्या हुआ, सीताराम को हटा के इन्होंने सिराज को बनाया और सिराज जो है वही गलत काम कर रहा है। राशन में आपको पता है उनके तराजू में हेर फेर है और ये सामान कम देते हैं। आज के डेट में आपको पता है, क्योंकि ये महामारी में एक व्यवस्था की गई है कि 5 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा, 5 किलो के बदले में ये 4 किलो ही दे रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है राशन डीलरों के बीच, तो मैं राशन डीलरों को सचेत करना चाहता हूं, आप सुधर जाओ, अदरवाइज हमेशा हमेशा के लिए आपकी राशन डीलरी मैं छीन लूंगा और फिर जिंदगी में कभी दोबारा आपको राशन की डीलरी नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान रखना। हमारे पास जिस दिन प्रूफ आ गया, आप राशन डीलर नहीं रहोगे, आप बेरोजगार हो जाओगे। आइए, दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। ताजपुर पंचायत के परदेसिया गांव में जगदीश शाह नाम का ऑडियो रिकॉर्डिंग आया मेरे पास। वो कह रहा है, एक आदमी, एक व्यक्ति गया, उसे 15 किलो तो मिलना था, एक व्यक्ति गया, 15 किलो उसे मिलना था पैसे देके और 15 किलो फ्री मिलना था। टोटल 30 किलो उसे मिलना था। मिला कितना? 27 किलो। जब उससे पूछा गया, 27 किलो दिया उसने तौल के, और वो भी कम होगा, अगर आप उसको तौले तो वो 24 किलो ही निकलेगा, क्योंकि तराजू में भी एक दोष है। वो तराजू की भी मिली भगत है एसडी और एमओ की। अगर मिली भगत नहीं होती तो तराजू का सील आप कैसे खोल देते हैं? तराजू का सील चेक करें आप जाके, कभी भी तराजू आपको सील नहीं मिलेगा, तराजू में हेरा फेरी है। तो अब ताजपुर पंचायत के परदेसिया गांव में जो जगदीश शाह के ने ऐसी बात करी, जगदीश शाह के खिलाफ हमने व्हाट्सएप पे इनको एसडीओ साहब को भेजा रिकॉर्डिंग। मैंने कहा सुनो, वो क्लियर कह रहा है कि 3 किलो अनाज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसका हिस्सा एमओ साहब को और एसडीओ साहब को पहुंचाना पड़ता है। तो ठीक है, इनका जवाब ये था एसडीओ साहब का कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं इसे सस्पेंड करूंगा। लेकिन आज इस बात को मुझे लगता है 8-10 दिन हो गया, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ। दोस्तों मेरा कहना यह है कि और चीजों में तो आप त्वरित कार्रवाई करते हैं। किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा आपको दर्ज करना हो, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना हो, तो आपकी कार्रवाई की रफ्तार देखो, जेट विमान का भी रफ्तार शर्मा जाता है।
और लेकिन जब अपने खिलाफ बात आती है तो आपका रफ्तार बहुत कम हो जाता है। जैसा कि रूबी देवी ने पहला अनशन किया था तो उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था 124/17। मैं बता रहा हूं आज तक 2017 में वो मुकदमा दर्ज हुआ उन घोटालेबाजों के खिलाफ, लेकिन आज तक उसका चार्जशीट नहीं लगा है। तो देख लीजिए कितना त्वरित कार्रवाई होता है, आपके सामने उदाहरण है। मैं आपको परत दर परत विद एविडेंस विद एफआईआर नंबर, आप एफआईआर नंबर भी नोट करें 124/17। आप 124/17 एफआईआर में अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने एसपी साहब से पूछा, वो कह रहा है मुझे जानकारी नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा थाना प्रभारी, वो कह रहे हैं जी मुझे भी अभी समय लगेगा कुछ छानबीन करने में। तो ऐसा क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का न्याय के खिलाफ विश्वास उठ जाएगा, लोगों का संविधान में विश्वास उठ जाएगा। और लोगों का संविधान में विश्वास उठाने का काम करते हैं आप, और फिर आप संविधान में कमी गिनवाते हैं। अरे संविधान में क्या कमी है आप मुझे बताइए? केंद्र सरकार तो आपको पूरी व्यवस्था दे रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार आपको पूरी व्यवस्था दे रही है, करना तो आपको है, हाथ दोनों आपके पास है, करना आपको है। सॉरी सॉरी, उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो आपको करना है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करते। इसकी वजह से लोग जो है, लोगों का विश्वास कम होता है संविधान में। फिर कहते हैं ये अंधा कानून है, ये काला कानून है, ये कानून तो अंधा है। कानून अंधा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, कानून तक बात ही नहीं पहुंच पाती। मैं आपको इसका रोल बताता हूं क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कानून और पुलिस के बीच में क्या गैप है। कानून कब काम करती है और पुलिस कब काम करती है? पुलिस काम करती है जब एफआईआर दर्ज होता है। जैसे ही आप जाएंगे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 154 सीआरपीसी का कहता है कि जब आप थाने में जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए थाना प्रभारी बाध्य है। धारा 154 उसमें उसको एफआईआर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका कारण आपको भी पता है, क्योंकि दूसरा पक्ष पैसा पहुंचा देता है, दूसरा पक्ष प्रभावशाली है, दूसरा पक्ष बाहुबली है, दूसरा पक्ष बड़े बड़े लोगों से अप्रोच रखता है, बस पैसा पहुंचा देता है, आपको डराएगा धमकाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एफआईआर गेट बंद कर दिए, अगर धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू आप कंप्लेन लिख के थाना को भेज सकते हैं, वो भी एफआईआर की तरह गिनती होगा। आप दो काम करेंगे, अगर कोई भी एफआईआर आपका नहीं करता है तो एक आवेदन लिखे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, सिर्फ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ इसका कारण नहीं लिखना, सिर्फ क्या क्या हुआ, सिर्फ आप वो कारण लिखें और कारण लिख के स्पीड पोस्ट कर दें। दो को करें, एसपी को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवहर को, और दूसरा किसी भी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर एफआईआर लिखने से कोई थाना प्रभारी मना कर दें तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? आपके पास अल्टरनेटिव ये है कि अपने शिकायत को आप लिख के और स्पीड पोस्ट कर दें थाना प्रभारी को, कंसर्न जो थाना है उसको, और एसपी को, जो जिला में एसपी बैठता है, दोनों को लेटर भेज दें। वो एफआईआर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको एफआईआर में मान लिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं एफआईआर होता तो उसके बाद कोर्ट का एक रास्ता है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट के थ्रू कार्रवाई कर सकते हैं। खैर ये लंबी प्रक्रिया है, काम तो यही हो जाता है। आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एसपी साहब बहुत एक्टिव हैं और काम ले रहे हैं, हम तो कार्रवाई देख रहे हैं एसपी साहब के। अभी तो फिर फिलहाल एक ही देखने को आया है, मैं और देखता हूं, उसके बाद में एसपी साहब के बारे में अपने ओपिनियन और व्यू रखूंगा। अभी तो मैं कुछ व्यू नहीं रखने जा रहा। मैं एसपी साहब को बहुत ईमानदार नहीं मान रहा हूं, मैं उन्हीं काले लोगों के बीच में उनको भी खड़ा करके रखा हुआ है, तो देखूंगा। हाँ देखूंगा, वक्त देखेगा। अभी भी एक विनय कुमार चौधरी का एक कंप्लेन आया हुआ था, कमलेश पासवान मुखिया ने और अभय चौधरी जो बेलवा के रहने वाले हैं, बेलवा पंचायत के, उन्होंने धमकी दिया था जान से मारने की। जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया तो इसके खिलाफ हमने कंप्लेन दिया है। अब बात चल रही है एफआईआर करने की। अब देखिए ये घटना बहुत पुरानी है, आज 2 साल हो गए लगभग इस घटना को। अब देखना है कि कब एफआईआर होता है। हम लोग वेट एंड वॉच के मोड में हैं, अब देखेंगे। आइए आगे बात करते हैं कि एक घटना और आई हमारे पास सुनने को कि वैक्सीन कार्ड, जो ये जच्चा बच्चा कार्ड होता है, इसके नाम पर 20 रुपए की वसूली हो रही है। तो ये रतनपुर में सेविका के खिलाफ कंप्लेन आया। इनके हस्बैंड का नाम पप्पू सिंह है, पप्पू जी है, पप्पू कुमार। इनके वाइफ के खिलाफ ये शिकायत आया कि ये 20 रुपया मांगने का काम कर रहे हैं जच्चा बच्चा कार्ड बनाने पे। तो अब कहाँ बैठे हैं डीडीसी साहब, बीडीओ साहब, ये क्या कर रहे हैं डीएम साहब? इनको खबर ही नहीं होती कि इनके नीचे, इनके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। अब आइए दोस्तों, एक बसैया की घटना बताता हूं। बसैया में क्या हो रहा है? बसैया में 12-14 आपको
अच्छा, मोहम्मद मुकीम आलम जी गुजरात से सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आपको नमस्कार और शुक्रिया कि आप गुजरात से भी बैठ के हमें समय दे पा रहे हैं। इस तरह से लोग हमें हमारे साथ कानपुर से, गुजरात से, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से संवाद करना। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जगाना है और वो जगाने का काम कर रहा हूँ। लड़ाई भी आप खुद लड़ेंगे, जंग भी खुद लड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। आइए, बसैया से खबर आ रही है कि चबूतरा बनाए गए। चबूतरा 12-15 चबूतरा बनाए गए। एक चबूतरा को बनाने में खर्च 3 से 4 लाख रुपया है। अब मैं समझता हूँ ये 40-50 लाख रुपए का चबूतरा बना दिया गया है। उस चबूतरा का में को बनाने में जो बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और बाद में उस चबूतरे को तोड़ के उसकी ईंट भी उखाड़ के ले जा रहे हैं लोग बाग और उसकी मिट्टी भी काट के ले जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। इस पर डीडीसी का कोई ध्यान नहीं है, बीडीओ का कोई ध्यान नहीं है, डीएम का कोई ध्यान नहीं है। डीएम साहब का सिर्फ ध्यान इस ये महामारी जैसे बीमारी में माल छापने में है। रुपए रुपए बनाने में डीएम साहब लगे हुए हैं। बहुत सारे सामान के क्रय विक्रय में जो आपदा से संबंधित सामान के खरीद बेच हुआ है उसमें इन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, मुझे खबर है। कोई बात नहीं, आप पैसा बनाइए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आम जनता का जो दर्द है ना उसको भी, उसकी तरफ भी आपकी ध्यान जाना चाहिए। देखिए, दिल्ली पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप दिल्ली में कह रहे हैं ओला वाला 1-1 लाख का चालान आया है। मैं देखिए, मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। दिल्ली पे मेरा अभी ध्यान नहीं है। दिल्ली पे जब मैं काम शुरू करूंगा मैं आपको बताऊंगा, चंदन गुप्ता जी। ठीक है। हाँ, साबुन और उस पे बात करूंगा। मैं बात से मैं भटक जाऊंगा। पहले इस टॉपिक पे आ जाए। जो जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक को पहले वो कर लूं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि बकरी शेड जो बसैया में बनाया जा रहा है, उस बकरी शेड में बहुत ही निम्न क्वालिटी का ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सिर्फ बसैया की बात नहीं है। आप 53 पंचायत, बेलवा पंचायत में देख लीजिए, किसी भी श्यामपुर पंचायत में देख लीजिए, सब जगह इस पर भारी लूट हो रही है। इस बकरी शेड के नाम पे भारी लूट मचा हुआ है। डीडीसी बीडीओ, आपका डीएम सारे मिले हुए हैं। बसैया में बहुत ज्यादा लूट है, हर पंचायत में लूट है। आप इस बात को जरा ध्यान रखिए क्या क्या लूट मच रहा है। तो एक बकरी सेड के नाम पे, चबूतरा के नाम पे, जल जीवन हरियाली के नाम पर, मैंने डीएम साहब का एक ट्वीट देखा था, उसमें उन्होंने कहा था 134 शिवर जिला में तालाबों का जीर्णोद्धार, निर्माण, सौंदर्यीकरण इस जल जीवन हरियाली के तहत होगा। जिसमें यह कहा गया था कि मनरेगा का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। बट ऐसा है नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। जब शिकायत किया मैंने श्यामपुर पंचायत का, जब शिकायत किया तो कार्रवाई हुई और वहां से मशीनों को हटा लिया गया। ऐसे ही कमरौली के हरकरवा गांव में से आ रही है कमरौली पंचायत की खबर, वहां भी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। डीएम साहब बेसुध हैं, कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। सोते रहिए डीएम साहब, हम आपको वक्त वक्त पे जगाते रहेंगे और एक दिन उठा के आपको जेल के अंदर भी डालेंगे। चिंता मत कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। आइए, नाद के लिए 67,800 रुपए पर हेड में। नाद में भी ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि 67,800 रुपया नाद के नाम पे आ रहा है बकरी सेट पे। 54,000 54,000 रुपया बकरी सेट पे आ रहा है। तो 67,800 रुपया जो है आपको नाद पे आ रहा है और बकरी सेट के नाम पे 54,300 रुपया आ रहा है। इसमें भारी लूट मची हुई है। लोगों ने पूरा लूटना शुरू कर दिया है। थर्ड क्वालिटी के ईंट का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। लाभार्थी के अकाउंट हाँ, में जाना है। तो अब मैं दोस्तों एक और बात आपको, एक खबर और आ रही है कि आप कह रहे हैं डीएम साहब की हमने व्यवस्था पूरा टाइट किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो फिर डुमरी कटसरी पंचायत के धनहरा गांव से एक खबर आ रही है मेरे पास कि एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में 6 से 9 कोचिंग पढ़ाया जाता है और उसमें भारी भीड़ होती है। तो जिस तरह से महामारी फैल रही है, मैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद मंदिर के, विद्या मंदिर के स्कूल के मालिक से भी, प्रोपराइटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की भीड़ से बचें। अभी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है। इस साल की कमाई सिर्फ और सिर्फ जान है। अपनी जान बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें, हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, दूरी बनाए रखें और किसी तरह का गले में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाएं। इन बातों का ध्यान रखें। तो ये कुछ खास बातें थी, ये योजनाएं और इन चीजों के बारे में जो खबरें आ रही थी वो मैंने आपको बताया। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। केसरिया ब्लॉक से, जो कि जिला है ईस्ट चंपारण, वहां से मेरे पास एक सूचना आई कि ईस्ट चंपारण में एक बहुत बड़ा स्तूप है, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है।
और उस स्तूप पे बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। 1998 में इस स्तूप की खोज हुई थी, केसरिया मठ, केसरिया स्तूप की। लेकिन उस स्तूप पर मैं आपके लाइव को मैं आपको शाहिद अनवर जी लिंक भेज दे रहा हूं, आप उस पर लाइव को देखें। शाहिद अनवर लिंक, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं अपने मैसेज में, आप देखिए उसको और वहां से जुड़िए। श्री नारायण सिंह जी को नमस्कार। वो कहते हैं भाई साहब मेरे पंचायत में पंचम वित्त नल जल का पैसा और नाली गली का पैसा 4 सालों से नहीं दिया जा रहा है। डीएम साहब को 5 बार से ज्यादा आवेदन कर चुका हूं, पंचायती राज को भी लिख चुका हूं। डीएम साहब लगता है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। श्री नारायण जी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कल आप 11 बजे डीएम ऑफिस में पहुंचे और उस समय मेरे से फोन पे बात कराएं। आपका काम जरूर होगा। नहीं होता है, अगर काम नहीं करते हैं ये, तो आगे मैं कार्रवाई करने के लिए बैठा हूं। लेकिन कल आपसे विनती है कि आप जरूर उनके ऑफिस में जाएं और मुझसे उनकी बात कराएं, या आप पहुंच के वहां मुझे फोन करेंगे तो मैं डीएम से डायरेक्ट बात कर लूंगा। खैर, इस तरह का जो सौतेला व्यवहार सुनने में आ रहा है डीएम साहब, आप देख रहे हैं किस तरह की बातें आ रही हैं आपके सामने। आप इस तरह की सौतेला व्यवहार नहीं करें। अगर नल जल योजना का पैसा जाना था, नया गांव पंचायत को मिलना था, तो आप 4 सालों से रोक कर क्यों रखा है आपने? ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, या आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या आपका कोई निजी हित है, या आपका कोई निजी लाभ हो रहा है जिसकी वजह से रोक के बैठे हैं, या फिर आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आपको जगाने की जरूरत है। 4 बार तो ये आवेदन लिख के 5 बार आपको जगा चुके हैं, फिर भी आपकी नींद नहीं जा रही है। कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं आप? कृपया करके जग जाए। जिला के लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिले के लोग त्रस्त हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार का माहौल आपके नीचे बना हुआ है और आपकी वजह से बना हुआ है, उसको दूर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं एक बात डीएम साहब आपको कहना चाहता हूं। हाँ, लिंक आपको दिया जा रहा है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लिंक को देखें, हमारे बॉक्स में आ रहा है, वो लिंक पर क्लिक करें, उनसे आप जुड़ जाएंगे। लिंक पे जुड़े और सुने। खैर आए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं आपको। विधायक जो हमारे हैं सरफुद्दीन जी, और एक दलाल हैं उनके मनोज उपाध्याय जी, इन लोग इतने हद तक गिर चुके हैं ये दोनों व्यक्ति कि शिवहर जिला का जमीन जो है 14 डिसमल इन्होंने खरीद के बेचने का प्लान बना लिया। अब देखिए ये लोग ये किस हद तक गिरे हुए हैं कि शिवहर जिला का जमीन भी बेचने को तत्पर है। शिवहर जिला का 14 डिसमिल जमीन है, जिसका खाता और खेसरा नंबर मेरे पास उपलब्ध है। अब देखिए इसमें जो है दोनों ने मिलकर लिखा है। मनोज, कुछ जमीन तो मनोज उपाध्याय ने अपने नाम लिखवाया है, और कुछ सरफुद्दीन के या कौन है ये रिश्तेदार मुझे पता नहीं, शाहिदा खातून, मनोज उपाध्याय और शाहिदा खातून जो कि सरफुद्दीन के घर के आदमी हैं, इन लोगों ने मिलके 14 डिसमिल जमीन समाहरणालय का लिखवा लिया है। और इस पे जल डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिस बना हुआ है, इस जमीन को इन्होंने लिखवा लिया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये बात डीएम साहब को पता नहीं? और अगर डीएम साहब को पता है तो फिर इस पर कार्रवाई करने में इतना पीछे क्यों है? ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो आपने तत्परता एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आपने दिखाया एफआईआर करने में, वही तत्परता आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं दिखाया? इस बात की जांच क्यों नहीं की जा रही है? तो क्या इसमें मैं समझू लक्ष्मण पटेल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है विधायक के तौर पे, या फिर जो मनोज उपाध्याय हैं उसके प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं? या फिर मैं ये समझूं कि आपको भी कुछ दलाली का पैसा इसमें मिला है? नहीं मिला है तो इस 14 डिसमिल जमीन की खरीद फरोख्त हुई है जिला बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, और जो महात्मा गांधी का जो वो बना हुआ है मूर्ति, उसके पीछे कुछ जमीनों की 14 डिसमिल जमीन विधायक और मनोज उपाध्याय ने खरीदा है। उस जमीन पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जरूरत है। मैं आपको सिर्फ ध्यान देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी निगाह आपके चारों तरफ है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी या कर्मी या भ्रष्टाचारी शिवहर जिला का, उनके आसपास मेरी निगाहें घूम रही है। मुझे एक एक पल की खबर है, एक एक बात की जानकारी है, और जिस तरह से मैं जानकारी आपको बता रहा हूं, आप भी समझ सकते हैं कि मेरी नजर कैसे उन लोगों पर है। तो मैं ये बात जानना चाहता हूं कि क्या वजह है
कि आपने इस 14 डिसमिल के खरीद फरोख्त पे जो कि आगे बिकने जा रहा है, आप बताइए कितना नुकसान होगा। एक जो बोनाफाइड परचेजर है जो आगे खरीदेगा वो कितना नुकसान उठा सकता है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें और इस पर ध्यान देके और इस पर कार्रवाई करें। ये जो 14 डिसमिल जमीन खरीद बेच हो रहा है, ये 14 डिसमिल जमीन जिला समाहरणालय का जमीन है, जो जिला समाहरणालय के नाम लिखा गया था। हो सकता है कुछ दाखिल खारिज में गड़बड़ी हुई हो, तो उसका उसका मैं आपको म्यूटेशन, उसका खाता खेसरा नंबर मैं आपको बताता हूं। खेसरा नंबर है 6030, 6030 है खेसरा नंबर, नोट कर लीजिए डीएम साहब, 6030 खेसरा नंबर जमीन है, 14 डिसमिल जमीन है, जो कि जो कि आपके विधायक और विधायक ने अपने किसी संबंधी शाहिदा खातून के नाम और मनोज उपाध्याय ने अपने नाम इसको रजिस्ट्री कराया है और इसको आगे बेचने का भी इनका प्लान है। तो डीएम साहब कृपया इस पर ध्यान रखें, अदरवाइज मैं ये मानूंगा कि आपकी भी इसमें संलिप्तता है, तो 120 बी का धारा आपके खिलाफ भी बनता है। तो 120 के धारा बी का धारा में मैं आपका नाम भी डालूंगा, साजिश और षड्यंत्र रचने के खिलाफ। अब आइए मैं डीएम साहब की दूसरी आपको खास बातें बताऊं। जिला में जब कोविड-19 के लिए जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लान बना और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी गठन की गई, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हो जाता है उसमें मेन सब कुछ डीएम हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनने के बाद उसका हेड डीएम ही होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो सामान खरीदना था, उस सामान में भी बहुत से गड़बड़ियां सुनने को आ रही है। उस सामान में भी बहुत हेराफेरी, उस सामान के क्रय परिचय में भी बहुत हेराफेरी सुनने को आ रही है। और जैसा कि रूबी जी, मैं तो शुरू से लिख रहा हूँ, आपको पता है मैं शुरू से क्वारंटाइन सेंटर पे चल रहा है, चाहे वो जिला स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो या पंचायत स्तर पे, क्वारंटाइन सेंटर पे घोटाले की बात तो सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। बाद में रूबी देवी जी इस पे अनशन पे बैठी। अब उसका क्या परिणाम हुआ, मुझे उसका परिणाम आज तक समझ में नहीं आया। जो भी हुआ रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आश्वासन दिया आपने, क्या हुआ? जो 21 सामान बांटना था, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ बट रहा है। अभी हर जगह से सूचना आ रही है मुझे सामान नहीं मिला। अब इस सामान से संबंधित मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। जो नवाब हाई स्कूल के पीछे क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, उसमें धनबाद से और झारखंड से कई आए जो आपके शिवहर में ही रहते हैं। उन लोगों को अभी तक कोई सामान मुहैया नहीं कराया गया है। मैं उन लोगों को आपके पास कल भेजने वाला हूं, आप उन पर कृपया विचार करें और उनको सामान दें। तो ये 21-28 सामग्री जो भी देना था वो आपने अभी तक प्रदान नहीं किया। तो क्या मैं ये मानूं कि ये रूबी देवी जी के अनशन पर जो आपने कहा कि आश्वासन, शायद सुनने में आ रहा कि आपने आश्वासन दिया, तो आपका शायद ये प्लान तो नहीं था कि ये जितना भी सामान है ये सब खुद ही खा जाऊं, पचा जाऊं, खुद ही गटक जाऊं। हो सकता है आपका शायद यही प्लान रहा हो, नहीं तो अनशन करने की और इतनी आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ती। हम जैसे लोगों को आपके खिलाफ बार बार उठना पड़ता है, आपके खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ता है। भ्रष्टाचारी, आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और आपके खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ता है। मुझे तो यहां तक पता चला है कि आपने सामान के क्रय परिचय में, खरीद बेच में, जो आपदा से संबंधित सामान है जैसे कि सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, इसके खरीद बेच में आपने भारी हेराफेरी की है। खैर, मैं धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। जब सबूत इकट्ठा करूंगा आपके खिलाफ भी एफआईआर 420, 465, 467, 468, 471 में जरूर कराऊंगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब आप सुनिए डीएम साहब, आपने कहा कि हमने तो बड़ी तत्परता से काम किया है इस आपदा के समय में। अगर आपने तत्परता से काम किया है तो मुझे बताइए कि एक एक दिन में, दो दो दिन में, तीन तीन दिन में ये 14-14 मरीज कैसे कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ढील रही है, आप इस मोर्चे पे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अदरवाइज 3 दिनों के अंदर 14 मरीज कैसे आ गए कोरोना पॉजिटिव? आप कह रहे हैं बड़ी तत्परता से मैं काम कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कोरोना महामारी में मैं बहुत तत्परता से काम कर रहा हूं, तो ये 3 दिनों में 14 मरीज कैसे निकल के आ गए? अब आइए मैं एक चीज और बात बताना चाहता हूं, पत्रकारों से संबंधित कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। देखिए, जो काम पत्रकारों को करना था, जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, जो दायित्व पत्रकारों का होता है, वो दायित्व मैं निभा रहा हूं, वो दायित्व मैं निभा रहा हूं। जो आवाज आपको बुलंद करना चाहिए, जो आपके कलम से निकलना चाहिए, वो मेरे मुख से निकलता है, वो मेरे हाथों से निकलता है, मेरे कलमों से निकलता है। तो दोस्तों, मैं ये पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपना काम ईमानदारी से अगर नहीं कर सकते
तो कम से कम झूठी बातें तो नहीं फैलाइए। और मुझे नहीं पता चल रहा है क्या आपको भी कुछ रिश्वत जाता है, या आप भी उसमें कुछ संलग्न है, या आपको भी कुछ डीएम साहब के साथ से दलाली मिलता है, जो आप इतना महिमा मंडन करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी तरियानी चौक पर प्योर ब्लॉक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, जिसके प्रोप्राइटर अजीत सिंह है। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में मुझे यह दिखाया गया कि डीएम साहब एक प्योर ब्लॉक का फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं तरियानी में, और उसमें ये कह रहे हैं क्लियर रूप से कि इसमें 150 मजदूर काम कर सकेंगे। अब मुझे ये बताइए कि मुझे तो अभी खबर ये आ रही है कि उसमें 10 मजदूर भी नहीं काम करते। तो फिर ये पत्रकार बंधु या पत्रकार बंधु, जो भी उचित शब्द है आप चुन लीजिए, ये पत्रकार बंधु जिन्होंने ये चैनल ट्यूब पे दिखाया इसमें 150 बंदे काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको कितनी दलाली मिली, इसके लिए क्यों कितना रिश्वत मिला? अभी जाके आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि डीएम साहब ने तो 150 आदमियों के काम करने का दावा किया था और वहां महज 10 आदमी काम कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं दिखाते? जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा में सारे मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को काम देने का योजना है, उसके जगह भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल और जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसको क्यों नहीं दिखाते? तो मैं तो ये मानूंगा कि आप इसमें भी संलग्न है, या तो आपके अंदर अगर जज्बा नहीं है सच बोलने के, आपके अंदर जिगरा नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने की, तो पत्रकारिता आप छोड़ दीजिए। आप जाइए कोई दुकान खोल के, सब्जी का, कोई राशन का, कोई किताब का दुकान खोल के बैठ जाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये पत्रकारिता बहुत ऊंचे दर्जे का काम होता है, ये पत्रकारिता बहुत ही ऊंचे किस्म का काम है। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको मुबारक हो, लेकिन एटलीस्ट झूठी खबरें ना फैलाएं। अगर आप सच बोलने की जज्बा नहीं रखते, जिगरा नहीं है, आपके पास जमीर मर चुका है, तो एटलीस्ट झूठ तो मत बोलिए। वैसे भी मैं आपको कह चुका हूं, मैं पत्रकार बंधुओं के साथ हूं। पीछे भी मैंने आपको कहा था, सीतामढ़ी में जो हुआ था, रीगा थाने में एफआईआर दर्ज, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया था। मैंने प्रभारी थाना को खुद फोन किया था, मैंने उनको कहा था कि आप जो है इसमें क्लोजर रिपोर्ट बनाइए। तो मैं जब खुद कहता हूं कि मैं आप बंधुओं के साथ हूं, आप पत्रकार बंधुओं के साथ हूं, तो फिर ऐसा क्यों झूठ बोलने की आखिर क्या मजबूरी है? या तो आपकी मजबूरी पेट है या डर है, दो ही मजबूरी हो सकती। तो आप मान लीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। झूठा महिमा मंडन मत कीजिए, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो। झूठा महिमा मंडन छोड़ दीजिए, ये दलाली करना छोड़ कर दीजिए। पत्रकारिता की परिभाषा को आप गाली मत दीजिए, पत्रकारिता को गाली मत दीजिए आप। दोस्तों, मैं एक ये जो मीडिया भक्ति चल रही है ना, ये मीडिया भक्ति, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का ये मीडिया भक्ति भी है। ये मीडिया के लोग भी हैं जो एक भ्रष्टाचार में अहम रोल प्ले करते हैं। और ये एमपी साहब, सॉरी डीएम साहब जो हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी दलाली, उनके महिमा मंडन, उनका गान, उसमें लगे रहते हैं। नहीं तो आप देखो, असलियत तो खुल के आती। आज तक तो मुझे असलियत कुछ दिखा नहीं इनके। मैंने आज तक नहीं पढ़ा कोई भी पत्रकार बंधु ये कह रहा हो कि ये हुआ है, ये गलत हुआ है, डीएम साहब को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एसपी साहब को इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताया 88 नंबर मुकदमा जो 88/20 दर्ज हुआ है, बंदा हॉस्पिटल, आप वो आदमी जो है वो बंद भर्ती है अभी मुजफ्फरपुर में, और वहां भी उसकी स्थिति दयनीय है। लेकिन किसी भी पत्रकार ने आवाज नहीं उठाया श्यामपुर पंचायत की इस घटना को, श्यामपुर भटा थाने की इस घटना को किसी ने आवाज नहीं उठाया। अभी भी उसे डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ मैं हूं, अब कुछ नहीं होने वाला। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा इंदिरा आवास का पैसा मिला था 50 रुपया का, सेकेंड किस्त बाकी रह गया था, वापस लाने के लिए क्या? आर्यन कुमार जी, आप मुझसे प्राइवेट में बात कीजिएगा, आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद मुझे ये लग रहा है शायद आप भी रिश्वत की बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे इस पर बात, हम इस पे लगे हुए हैं जी, इस पे बात करेंगे। अब आइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल जीवन हरियाली में जो घोटाला हो रहा है, पत्रकार बंधु स्पेशली खासकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो घोटाला हो रहा है आप उसके खिलाफ बोलिए। रसीदपुर पुल की टूटी जर्जर व्यवस्था, उसके खिलाफ बोलिए। NH 104 की व्यवस्था जो है बहुत दुर्जर है, उसके खिलाफ बोलिए। आपने किसी पत्रकार बंधु ने आज तक ये नहीं दिखाया कि महुआ में हमारे विधायक जी ने स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिया। क्यों कर दिया उस स्विमिंग पूल का निर्माण? तो इस स्विमिंग पूल का निर्माण जो है आपको
देखना है, इसको बताना है, आपको जग जाहिर करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम कस सके। आप बताइए, हर जगह कृषि कोऑर्डिनेटर, कृषि सलाहकार पैसे मांग रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? कहां आवाज उठाते हैं? कहां किसी जगह आप बोलते हैं, लिखते हैं? तो पत्रकार बंधुओं, या तो आप डरते हैं, अगर डरते हैं तो मैं आपके साथ हूं, और अगर आपने जमीन बेच लिया है तो मैं आपके खिलाफ भी हूं, ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपके खिलाफ मुझे कोई रिपोर्ट मिल गई, आपको भी जेल की चक्की पिसवा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? आइए, अब मैं बताना चाहता हूं डीएम साहब के पास क्या प्लान है इस शिवहर के लिए। डीएम साहब के पास कोई प्लान है क्या? कोई मेगा प्लान है? अभी वो आके मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखते हो कि हमारे पास ये प्लान है शिवहर के डेवलपमेंट के लिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, टोटल शिवहर में 1.5 लाख परिवार रहते हैं, 6.5 लाख आबादी है, जिसमें 40,000 फैमिली जो है आत्मनिर्भर है। सिर्फ 1,10,000 परिवार के आत्मनिर्भरता की बात करनी है हमें, तो इसके लिए इनके पास क्या मेगा प्लान है? मुझे तो कोई मेगा प्लान इनके पास नजर नहीं आता। या आपके पास है तो आप जाहिर कीजिए, आप मीडिया को बताइए कि आपके पास क्या मेगा प्लान है। आप कैसे इस 1,10,000 परिवार को कैसे रोजगार देंगे, कैसे काम देंगे? आपके पास भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या मेगा प्लान है? आपसे जब मैंने फोन पे बात किया, आपने कहा हमारे पास कोई आवेदन लेके नहीं आता, तो मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से, कैसे आएगा डीएम साहब कोई भी आपके पास आम आदमी आवेदन लेके, जब उसको गलत मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जब उसे जान से मारने की धमकी मिलेगी। तो हर आदमी तो भगत सिंह हो नहीं सकता ना, तो पहले उसके जान की सुरक्षा, आपने उसकी गोपनीयता की गारंटी देनी होगी। आप उसके नाम को गुप्त नहीं रखते। कई लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की और उसके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कई लोगों को जान से मारने की धमकी आई। अभी एक रिपोर्ट हमने विनय चौधरी के खिलाफ हमने लिखा है, एसपी साहब को बताया है, पिपराड़ी थाना प्रभारी को भी भेजा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, आप सिर्फ परिकल्पना पे नहीं चल सकते, आपके पास ग्राउंड पर काम करने की सोच होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है आपकी ये दिमाग जो है वो खाली है, आपके पास व्यवहारिक कोई भी ज्ञान नहीं है। आप पढ़ लिख के आ गए हैं, अब पता नहीं कैसे आए हैं, वो तो राम जाने, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुझे तो आपका ग्राउंड पे कोई काम दिख नहीं रहा है। हर जगह त्राहिमाम है, हर जगह व्यवस्था लचरा हुआ है, हर जगह, और आपका कहीं ध्यान नहीं है। कभी भी ये नहीं आपने खुल के कहा क्वारंटाइन सेंटर में क्या हुआ, इतना हंगामा हो गया, धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। आप कभी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस बात की चर्चा नहीं की कि क्यों धरना प्रदर्शन हुआ, आवाज क्यों इतनी उठाई जा रही है, इसमें सच्चाई ये है। आपने आज तक कोई स्पष्टीकरण दिया? नहीं दिया। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब आप भी चोर है। और मैं तो सबूत इकट्ठा करने में लगा हूं, और सबूत जिस दिन आ गया उस दिन मैं आपको भी नहीं बख्शूंगा। ये तो कोर्ट नहीं खुला है, 2-4 तो सबूत हमारे पास है भी, और 4 आरटीआई आपके डिपार्टमेंट में मैंने पहले ही लगा रखा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब आप महामारी की इतनी भयानक, जैसा कि पहले से ही प्रयास लगाया जा रहा था, 15 जून के बाद स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, 15 जून के बाद महामारी विस्फोटक रूप ले सकती है। और जब महामारी इतनी तेजी से फैल रही है बिहार में और शिवहर में, आज 14-16 मरीज हैं, तो आप हमेशा इस बात की तो अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने मरीज ठीक हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि आप आके मीडिया में ये कह रहे हो और लोगों को कह रहे हैं कि इतने आज नए मरीज मिले। तो जब नए मरीज मिले तो इस बात की पुष्टि तो हेल्थ डिपार्टमेंट वहां पटना से होता है, मंगल पांडे जी करते हैं या संजय जीवन जी करते हैं। ठीक होने की खबर आप देते हैं, मतलब आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप घर में बैठ जाते हैं, और जब कोई एक दो अच्छा काम कर लिया उसको, उसकी डफली बजाते हैं, उसकी राग अलापते हैं। अलापते रहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, गलतियां हो रही है, उसको आप सुधारें। हमें इसके लिए आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। आप करें तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के थ्रू हमें करवाना पड़ेगा। अब आइए, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। आपका सदर हॉस्पिटल है और एक सब डिवीजन हॉस्पिटल भी है, 2 हॉस्पिटल है आपके शिवहर में। मैंने आपको जैसा पहले बताया, 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 10 जो है सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और 29 आपके सब हेल्थ सेंटर है। आप मुझे उस, ये जो सारा 29, 10, 39 और 5, 41, ये 41 सब हेल्थ ये सेंटरों की व्यवस्था आप बता सकते हैं? मैं तो उन ज्यादा में नहीं जाना चाहता, आपके सदर हॉस्पिटल की से सिर्फ बारे में जानना चाहता हूं कि आपके पास कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं उस सदर हॉस्पिटल में? एक भी नहीं। अब बताइए, ऐसे आपदा जैसी स्थिति में आपके सदर हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। अगर भगवान न करे किसी की स्थिति खराब हो जाए, तो मुझे नहीं लगता
कि वो मुजफ्फरपुर तक भी पहुंच पाएगा और वो भगवान को प्यारा हो सकता है। तो इन सब चीजों पर, हेल्थ पे, शिक्षा पे, तो आपका कोई ध्यान ही नहीं है, कोई मेगा प्लान ही नहीं है। आपका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण पटेल को बचाने, लक्ष्मण पटेल जो आपका दलाल है उसको बचाने, जिसके बारे में मैं आपको मेल भी कर भेज चुका हूं। आपने खुद कहा था आप आवेदन दे फिर मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने आवेदन भी दे दिया है। लेकिन उसकी फर्जी नौकरी, उसकी बहाली, वो किस तरह से दलाली करता है, आखिर क्या वजह है कि आप उसको यहां से हटा नहीं रहे? आप क्या वजह है कि आपको उसको हटाने में क्या मजबूरी आ रही है, किसका दबाव है? मैं मानता हूं कोई दबाव नहीं है, आपकी दलाली, क्योंकि वो ही एक आदमी है जो सारे भ्रष्टाचार का जड़ है। ठीक है, उसने, आपने उसको अपने दफ्तर से अलग कर दिया, लेकिन वो सिर्फ आपने समाज को दिखाने के लिए किया है। आपने उसको दफ्तर से अलग, एक लीजिए फोन, आपने आपने उसको अलग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि मैंने लक्ष्मण पटेल को हटा दिया। लेकिन लक्ष्मण पटेल अभी भी आईबी में बैठता है और आईबी में बैठ के अभी भी वो आपकी सरगना, दलाली का सरगना चलाता है, वो सारे पैसों का लेन देन करता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डीएम साहब होते हुए, आपका पद बहुत ही गरिमा का पद है, आप उस पद को नीचा मत करिए। पर्सनल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम मत कीजिए। निजी हित और फायदे को देख के किसी के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। जिस तरह के कार्रवाई में आप लिप्त हैं, जिस तरह का मुकदमा आप एक व्यक्ति के खिलाफ करा रहे हैं, जिस तरह के मुकदमा में आप दर्ज कराया है आपने शिवहर थाने में, वो इस बात को साबित करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण पटेल को बचाने के लिए और लक्ष्मण पटेल के इशारे पे आपने वो एफआईआर दर्ज किया है शिवहर थाने में, और आपका निजी हित है उसमें, आप निजी हित साधना चाह रहे थे, आप निजी। तो आप ये ध्यान रखिएगा डीएम साहब, एक बार कोर्ट खोलने दीजिए, आपको मैं कहां तक घसीट लाता हूं। आपकी जो पीछे 2-3 जगहों पे जो अपॉइंटमेंट है, मेरी नजर वहां भी है, वहां भी आपने क्या घोटाला किया है, मैं वहां से भी निकलवाऊंगा। आप भी दूर से निकलवाते हैं तो मेरा भी फर्ज है आपका बैकग्राउंड जानने का, कि आप किस तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं और क्या क्या घोटाला करके आए हैं दूसरे जिला में, उसकी भी खबरें मैं यहाँ से पब्लिश करूंगा। मुझे सिर्फ शिवहर जिला नहीं सुनता आज के डेट में, आज के डेट में पूरा बिहार सुनता है। मैं हर जगह अवनीश कुमार सिंह के बारे में, जो वर्तमान डीएम है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इतना भ्रष्टाचारी डीएम, इतना कुंभकर्णी डीएम, जो कुंभकर्ण के नींद में सोया है और उसके नाक के तले इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें शिवहर जिला के अंतर्गत समाहरणालय के 14 डिसमिल जमीन को बेचने की साजिश विधायक और मनोज उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो साफ बात है कि समाहरणालय की जमीन 14 डिसमिल बेचने की कोशिश की जा रही है। 14 डिसमिल का मतलब होता है लगभग 3 कट्ठा, 3.25 कट्ठा जमीन समाहरणालय की बेचने की कोशिश की जा रही है, 3.25 कट्ठा जमीन, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी उसमें शामिल हैं, आपको भी दलाली दी जा रही है। आईबी में लक्ष्मण पटेल बैठ के दलाली का सरगना चला रहा है। नहीं तो आप लक्ष्मण पटेल की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, मैंने उसका आवेदन भेजा है, उसका प्रमाण भी भेजा है, और उसके खिलाफ अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो वो आपका मेन आदमी है, मेन दलाल है। आप इस तरह भ्रष्टाचार करेंगे, शिवहर की जनता का विश्वास उठ जाएगा। देखिए, गृह युद्ध मत छिड़वाइए, देखिए क्रांति करने को विवश मत कीजिए, देखिए हमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को विवश मत कीजिए। हम तो खैर वकील हैं, कोर्ट में चले जाएंगे, आपके खिलाफ समन इशू करा देंगे, नोटिस इशू कराएंगे, आपको कोर्ट तक बुला लेंगे। लेकिन एक आम जनता जो आपको गंदी निगाहों से देखती है, जो आईएएस की पद की गरिमा आपने जिस तरह से नीचे गिराया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे भ्रष्टाचारी डीएम की वजह से, जो सिर्फ अपने निजी हित और लक्ष्मण पटेल जैसे लोगों को फंसाने के लिए गलत तरीके से काम करता है, गलत मुकदमा दर्ज करता है, और जिस तरह से कार्रवाई करता है, त्वरित कार्रवाई करता है, जिस तरह की तत्परता आप दिखाते हैं लक्ष्मण पटेल को बचाने के लिए, अगर वही तत्परता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ और कर्मियों के खिलाफ अगर आपने दिखाया होता, तो आपका कद ऊंचा उठता, आईएएस पद की गरिमा बचती। मैं आपको फिर एक बार चेतावनी देता हूं, अभी भी संभल जाइए, मैं आपको कहीं भी नहीं बख्शने वाला। मुझे एक सबूत, जैसे ही कोर्ट नहीं खुल रहा है, बस आपकी खुद किस्मती यही है कि कोर्ट नहीं खुल रहा है। श्री नारायण जी कह रहे हैं, सरफुद्दीन ने अनुशंसा किया है कि अपने लेटर पेड पे शिवहर में वकील अहमद, प्रमोटी एसपी है, को शिवहर लाया जाए।
चुनाव से पहले वकील, अहमद शिवहर में डीएसपी रह चुका है, विधायक का पिछलग्गू है। देखिए, एक नई खबर आ रही है, आपको बताना बहुत जरूरी है। ये हमारी टीम है। आप जानना चाहते हैं कितनी बड़ी टीम है? खबर आ रही है कि इस एसपी संतोष कुमार को हटाकर जो विधायक है वो अपना एसपी लाना चाहता है और उस एसपी का नाम वकील अहमद है। तो दोस्तों, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, आप याद रखना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस पर मैं कोर्ट से स्टे ले लूंगा, इसको रुकवा दूंगा, इस ट्रांसफर को। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि विधायक अपना निजी हित साधने के लिए अपने एसपी को ले आएंगे, वकील अहमद को। ये मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को मेरे संज्ञान में लाने के लिए। देखिए, ये लक्ष्मण पटेल जो सुपर डीएम का काम कर रहा है, इस सुपर डीएम के पीछे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी आखिर क्या व्यवस्था है? आपकी वो कौन सा राज छुपाए बैठा है, या फिर आपके दलाली का एक मोटा हिस्सा आपको देता है? आखिर कुछ ना कुछ वजह तो है जिसकी वजह से आप लक्ष्मण पटेल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये लक्ष्मण पटेल से क्या ऐसा करी हुई है, जग को तो पता चले। कहीं कोई और खास बात तो नहीं है? मैं लोगों को बताना नहीं चाहता वो कुछ खास बात है, तो आप लोगों को बता दीजिए कुछ खास बात है। इस तरह की जो स्थिति है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप चुपचाप बैठे हैं, अंधे होकर बैठे हैं, इस तरह का जो तरीका है वो मुझे पसंद नहीं। अब आइए दोस्तों, ये तो बात हो गई शिवहर की। अब मैं थोड़ा दूर ले चलता हूं आपको पूर्वी चंपारण में। जो एक पूर्वी चंपारण में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति है। सीतामढ़ी से भी ये खबर आ रही है कि ऑलमोस्ट यही स्थिति है। सारा घोटाला, डीएम वहां भी शांत बैठे हैं, डीडीसी भी शांत बैठे हैं। इसी तरह का भ्रष्टाचार जल जीवन हरियाली में, इसी तरह का भ्रष्टाचार मनरेगा में, इसी तरह का भ्रष्टाचार औरंगाबाद से भी इसी तरह की खबर आ रही है, बेतिया से भी इसी तरह की खबर आ रही है। दोस्तों, तो पूरा बिहार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूं किसी तरह इस भ्रष्टाचार के दलदल से बिहार को, शिवहर जिला को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये मैं करता रहूंगा। अब ये मेरा आंदोलन सिर्फ शिवहर तक ही सीमित नहीं है, अब ये मेरा आंदोलन पूरे जिला में, पूरे बिहार में फैल चुका है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, जो दीनदयाल उपाध्याय बिजली योजना आई थी, परियोजना, इसमें क्या था, एग्रीकल्चर को और डोमेस्टिक जो दो लाइनें होती है, खेतों के लिए अलग डेडिकेटेड फीडर की व्यवस्था करनी थी, अलग से पोल लगा के ट्रांसफार्मर देनी थी किसानों को सिंचाई के लिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। 21 जिलों को लगभग 4000 करोड़ रुपया इस बात के लिए दिया गया, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब 21 जिले में अगर पैसा बांट ले तो लगभग 180 करोड़ रुपया शिवहर जिला को भी मिला है, लेकिन इस डेडिकेटेड फीडर के नाम पे ग्राउंड पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसमें मैंने आरटीआई लगा है। डीएम साहब से अनुरोध है कि आप इस बात का संज्ञान लें, हम आरटीआई की तैयारी कर रखे हैं। अच्छा, नगर पंचायत योजना में मैं अध्यक्ष से, नगर पंचायत अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूं कि आप जो इस तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह की रिश्वतखोरी और दलाली चल रहा है, इस पर आप अंकुश लगाएं और इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें मजबूर ना करें कार्रवाई करने के लिए, हमें कार्रवाई करना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज अगर खामोश रहे तो हर जगह ऐसे ही आग लगेगी और दिक्कत आएगी। तो हमें दोस्तों ये जरूरत है, खामोश रहने की जरूरत नहीं है, हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अपनी आवाज बुलंद करें, हौसला अफजाई करें। हमें क्रांतिकारी युवाओं से बहुत ज्यादा आशाएं हैं और उम्मीद है, वही हमारा साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो